नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में युवाओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, ये देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की एक अनूठी पहल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में मादक पदार्थों की जब्ती में 7 गुना वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दक्षिण कोरियाई जोड़ी ओ सेंग जे और किम वोन हो से हारे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत युवा नेता संवाद देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की एक अनोखी पहल है। श्री मोदी ने आज युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से का राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 और विकसित भारत युवा नेता संवाद पर लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवा मस्तिष्कों की ऊर्जा, रचनात्मकता और नेतृत्व को दिशा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी इस कार्यक्रम में देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे। देश भर से 3000 युवा नेताओं का चयन विकसित भारत चैलेंज के माध्यम से किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान युवा नेता प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री युवा नेताओं के साथ दोपहर के भोजन में शामिल होंगे, जिस दौरान उन्हें अपने विचारों, अनुभवों और आकांक्षाओं को सीधे प्रधानमंत्री के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी प्रतिभागियों द्वारा 10 विषयों पर लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंधों का संकलन भी जारी करेंगे। इनमें प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि जैसे विषयों पर निबंध शामिल है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग युवा नेताओं को देश के भविष्य को लेकर अपने विचारों को साझा करने के लिए नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की नई सोच और उनकी कार्यप्रणाली भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलाएगी। श्री सिंह ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की शक्ति को मानता है। उन्होंने ये बातें आज IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के दीक्षांत समारोह में कही। श्री सिंह ने कहा कि देश की ताकत युवाओं के ज्ञान, कौशल और संकल्प में निहित है। हमने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि और लक्ष्य की प्राप्ति में आपकी पीढ़ी के द्वारा किया गया काम निश्चित रूप से निर्णायक भूमिका अदा करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आपके द्वारा देखे गए सपने, आपकी नई सोच और आपके द्वारा किए गए काम भारत को दुनिया में एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि पिछले 10 वर्षों में 7 गुना अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ लड़ाई को नई ताकत मिली है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में 56,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 में 16,900 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि देश भर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। नार्को टेरर के कई केस जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने उजागर किए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इससे संतुष्टि की जगह और गति से काम करने का उत्साह हमें निर्मित करना होगा। गृह मंत्री ने सभी राज्यों से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों से नागरिकों के बीच मानस हेल्पलाइन का प्रचार करने का भी आग्रह किया।
सभी राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि मानस ऐप और हमारे टोल फ्री नंबर को हम लोकप्रिय बनाएं और टोल फ्री नंबर पर जो फोन आते हैं उस पर त्वरित और परिणाम लक्षी कार्यवाही कर टोल फ्री नंबर की विश्वसनीयता बढ़ाने की भी हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने मादक पदार्थों को नष्ट करने के पखवाड़े और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मानस 2 हेल्पलाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे में सेंटर आधुनिक कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDC का दौरा किया। उन्होंने सुपर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास तथा औद्योगिक कंपनियों के लिए उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चिप्स के विकास के संबंध में केंद्र के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तेजा JAS 64 चिप का अनावरण किया। श्री वैष्णव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के लिए आवश्यक चिप्स और सेमीकंडक्टर विकसित करने के उद्देश्य से रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। CDAC was created to develop advanced computing way back when the high-end technology was denied to our country. Modi ji always wants to democratize technology, which means technology should be accessible to all. That is Prime Minister's emphasis. He says that technology should be democratized. It should be available to a very large number of people. केंद्रीय मंत्री ने पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का भी दौरा किया और संस्थान के छात्रों से बातचीत की। श्री वैष्णव ने संस्थान परिसर में मुख्य सभागार का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आज कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान नारियल जटा और इससे बने उत्पादों के वार्षिक निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कोच्चि में संवाददाताओं से कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान वार्षिक निर्यात 3,388 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि नारियल जटा उत्पादन बढ़कर 7.9 लाख टन हो गया। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए निर्यात का लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपए तय किया गया है। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और प्रवासियों के अनुभवों का लाभ उठाने के उद्देश्य से कल देहरादून में पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें 17 देशों के भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्य भाग लेंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस आयोजन से राज्य में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा और विदेशों के अंदर रहने वाले ऐसे उद्यमी हैं जो इस राज्य के अंदर अब कदम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं और उनका परिचय राज्य के लोगों से भी होता है और यहाँ के विकास में उनका भी सार्थक सहयोग प्राप्त होता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारतीय सीमा के भीतर ब्रह्मपुत्र नदी में राफ्टिंग के लिए एक ऐतिहासिक अभियान को आज ईटानगर से हरी झंडी दिखाई। इस तरह का ये पहला अभियान है जो ब्रह्मपुत्र नदी की 916 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसका उद्देश्य साहसिक पर्यटन और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना तथा युवाओं को साहसिक खेलों के लिए प्रेरित करना है। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। भारत अब आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस का उपयोग करने में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब समय महाकुंभ की विशेष खबरों का। महाकुंभ 2025 की शुरुआत सोमवार को पहले अमृत स्नान के साथ होगी। इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट।
जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। 45 दिनों तक चलने वाला यह भव्य आयोजन न केवल आध्यात्मिकता और आस्था को प्रदर्शित करेगा, बल्कि दुनिया भर से आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों के लिए एक व्यवस्थित चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करेगा। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का एक महत्वपूर्ण आकर्षण नेत्र कुंभ है, जो आंखों की बीमारियों के निवारण के लिए शुरू की गई है। इसमें 3 लाख से अधिक चश्मे वितरित करने और 5 लाख ओपीडी आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मेला क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय अस्पताल में ओपीडी परामर्श से लेकर आईसीयू देखभाल तक की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं अरैल स्थित उप केंद्रीय अस्पताल तथा प्रयागराज जंक्शन, नैनी और सुबेदारगंज सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन कक्ष इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। देश भर से 240 चिकित्सकों की टीम महाकुंभ की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुरक्षित वर्तमान और भविष्य के लिए एकता के सूत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अयोध्या की सड़कें त्रेता युग का स्मरण करा रही है। 4 लेन 6 लेन की सड़कें, सरयू मैया के घाट पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राम जी की पेड़ी, अब सरयू जी का जल वहीं पे सड़ता नहीं है, बल्कि एक ओर से आता है, दूसरी ओर से वापस सरयू मैया में लौट करके श्रद्धालुओं को पुण्य का लाभ प्रदान कर रहा है। हज 2025 के लिए विभिन्न राज्यों से 3,676 आवेदकों को अस्थायी सीटें आवंटित की गई हैं। भारतीय हज समिति ने आज हज के लिए इस वर्ष की दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इन आवेदकों को 23 जनवरी से पहले हज राशि के रूप में 2,72,300 रुपए जमा कराने होंगे। असम के दीमा हसाओ जिले में बाढ़ग्रस्त कोयला खदान के अंदर फंसे 5 और श्रमिकों को बचाने के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 150 घंटे के बाद आज बचाव दल ने खदान से 3 शव निकाले। कोयला श्रमिक सोमवार की सुबह खदान के अंदर फंस गए थे, जब अचानक पानी का तेज बहाव इस साइट पर भर गया। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि देश के उत्तर पश्चिम भाग में आंधी और ओलावृष्टि की आशंका है। हमने येलो अलर्ट के साथ थंडरस्टॉर्म का वार्निंग और साथ में ओलावृष्टि का वार्निंग दिए हैं पूरा नॉर्थ वेस्ट एरिया में, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान एंड नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में कल सुबह घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश और ओले पड़ने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इधर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में आज हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में गिरावट आई है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज कुआलालंपुर में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को दक्षिण कोरिया की सियो सियोंग जी और किम वोन हो की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। ओडिशा के राउरकेला में खेली जा रही पुरुष हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 4-3 से हरा दिया है। एक अन्य मैच में दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना यूपी रुद्राज से हो रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में युवाओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, ये देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की एक अनूठी पहल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में मादक पदार्थों की जब्ती में 7 गुना वृद्धि हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दक्षिण कोरियाई जोड़ी ओ सेउंग जे और किम वोन हो से हारे। इसके साथ ही समाचार संध्या का